Hi students, this is Abhishek Kalra from MBA Pathshala and in today's session I am going to teach you question selection. तो क्या आप सही question select कर पाते हैं? Are you able to select the right questions? Because in your examination CAT में question selection भी उतना ही important है जितना question solve करने की ability. So in today's session, as I said, we will look at those questions in slot 1 that you should have chosen. तो मैं अभी assume कर रहा हूँ that you are just starting out. So even if you are starting out, I'm trying to tell you कि यार आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आप इस स्टेज पे भी समझ पाएंगे, इस स्टेज पे भी आप कर पाएंगे. तो चलिए वो जरा क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें सिलेक्ट करने चाहिए थे. क्वेश्चन सिलेक्शन इज द थीम टुडे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जरा क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या करना है. इसमें आपको ये 4 जगह ब्लैंक्स दिए हुए हैं. ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसे फिल करना है, वो किस पोजीशन में जाएगा. दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट. सो बेसिकली दिस इज पैरा फिलिंग क्वेश्चन. दिस इज द मिसिंग सेंटेंस क्वेश्चन. सो वेयर विल द मिसिंग सेंटेंस बी प्लेस्ड, हाउ विल द पैरा बी फिल्ड. तो चाहे आप इसे पैरा फिलिंग कहें या मिसिंग सेंटेंस, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ऑल्दो वैसे मिसिंग सेंटेंस तो है नहीं क्योंकि सेंटेंस दिया हुआ है. नॉनदलेस, एवरीथिंग इज ओल्ड वर्ल्ड. ट्रेडिशनल टेक्निक्स फ्रॉम Mexico, Eva emphasizes. Take a brief pause here. एक बार इस को जरा देखें, यहाँ पे पॉज लें. Read it through because अगर आप रीड नहीं करेंगे तो फिर you won't be able to follow. तो एक पॉज और जरा जल्दी से इसको रीड करें. अब देखिए जरा क्या बात चल रही है. Everything is old world. सब कुछ old world है. ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं फ्रॉम मैक्सिको. मैक्सिको की ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात चल रही है. अब जरा देखिए, द सिस्टर्स एम्ब्रेस वेज देयर ग्रेट ग्रैंडफादर बिल्ट एंड रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स. तो कौन से वाले वेज? ग्रेट ग्रैंडफादर वाले वेज, वो वाले वेज जो सालों से चले आ रहे हैं, जिन तरीकों से देयर ग्रेट ग्रैंडफादर्स यूज्ड टू रिपेयर एंड मेंड दीज instruments. अब जरा पढ़िए. When crafting a Mexican guitarin, when crafting a Mexican guitarin, that's the clue. When crafting the Mexican guitarin used in mariachi music, they use tackot wood. They use tackot wood for the top of the instrument. किस तरह wood काटी जा रही है, किस तरह wood काटी जा रही है. Sure. किस तरह हैंड सॉज यूज किए जा रहे हैं, चिजल्स यूज किए जा रहे हैं, सैंड पेपर यूज किया जा रहा है. रादर दैन पावर टूल्स नहीं यूज किए जा रहे हैं. ये मैक्सिकन गिटारिन बनाने के लिए, उसको क्राफ्ट करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है. देखिए, व्हेन क्राफ्टिंग अ मैक्सिकन गिटारिन. तो यहां पे स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. कौन सा प्रोसेस? वो ट्रेडिशनल प्रोसेस जो फॉलो कर रही है ये फैमिली. श्योर. वो ट्रेडिशनल प्रोसेस, वो जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने स्टार्ट किया था और अभी भी ये फॉलो कर रहे हैं. तो ये टेक्निक्स जो हैं, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं. ये टेक्निक्स कहां से आई हैं? मैक्सिको की ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं. तो इस बात को हम कहां प्लेस करें? क्या हम इसको सेकंड पे प्लेस कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, सेकंड पे प्लेस करने का सेंस बिल्कुल ही नहीं बनेगा. क्यों? यहां कहा गया ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स है मैक्सिको की. तो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं मैक्सिको की, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया. सबसे पहले आपको इस सेंटेंस का फॉर्मेट समझना होगा. यहां पे इंट्रोड्यूस की जा रही है बात कि ये पुरानी वाली ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जो मैक्सिको की हैं. अब ये पूरे टेक्निक का डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां दिया हुआ है. व्हेन से लेके इंस्ट्रूमेंट तक पढ़िए. व्हेन क्राफ्टिंग से लेके टोन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तक ये पूरी की पूरी टेक्निक जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. उसके पूरे डेप्थ में हम चले गए, हमने उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया. तो उसके बाद ये लिखना, पूरी टेक्निक डिस्क्राइब हो गई, पूरी टेक्निक एक्सप्लेन कर दी गई. उसके बाद ये लिखना कि ये तो ट्रेडिशनल टेक्निक है और ये टेक्निक मैक्सिको से आई है. तो ये बात तो बिल्कुल नॉनसेंसिकल हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स कहां फिल करेंगे उसे?
यहां फिल करेंगे। फर्स्ट ब्लैंक में ये जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। कनेक्ट कीजिए जरा, पिछले सेंटेंस के साथ भी ये बहुत बढ़िया कनेक्ट हो रहा है। The sisters embrace the ways their great grandfather built। तो ये न्यू वर्ल्ड है या ओल्ड वर्ल्ड है? ये न्यू वर्ल्ड है या ओल्ड वर्ल्ड है? कौन सा वाला एंगल? वो ग्रेट ग्रैंडफादर वाला एंगल। तो बेटा वो ओल्ड वर्ल्ड लर्निंग है, वो ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स का आगे डिस्क्रिप्शन फिर दिया गया, तो फिर 1 में इसको फिल करना बिल्कुल सही होगा, जहां से ये ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ओल्ड वर्ल्ड से भी कनेक्ट हो जाएगा, और आगे पूरी जो ट्रेडिशनल टेक्निक समझाई गई मैक्सिकन गिटारन बनाने की, वो भी क्लियर हो जाएगा। श्योर। और खुद सोचिए ना, मैक्सिकन गिटारन यहाँ पे है, मैक्सिकन गिटार बनाया जा रहा है, फिर ये बात अगर 2 में लिखें कि ये टेक्निक्स मैक्सिको की हैं, हाउ स्टूपिड विल दैट बी। अगर मैक्सिकन गिटारन बनाया जा रहा है तो टेक्निक अफ्रीका की थोड़ी होगी, टेक्निक भी कहाँ की होगी? मैक्सिको की होगी ना, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड में फिल करना तो बिल्कुल ही स्टूपिड हो जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर 1 है। तो कॉमन सेंस लगा के भी, सही क्वेश्चन सिलेक्ट करके भी अभी एट दिस स्टेज आप कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट कर पा रहे हैं। आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सेम फॉर्मेट आपने क्या करना है? थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है, ठीक है, बट इसको ना इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन अगर मैं दे के आता या मैं दे के आती 2025 स्लॉट 1 तो मुझे जरूर सेलेक्ट करना चाहिए था। वंस अगेन टेक अ ब्रीफ पॉज, जरा इसको देखिए ध्यान से, पढ़ लीजिए। सेंटेंस में क्या कहा गया? हिस्टोरिकली सिल्वर हैज बीन एंड स्टिल इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट in the business of show, visible in private houses, churches, government and diplomacy। अब इस सेंटेंस को कहां फिल करना है? एक बार जरा जल्दी से इसको पढ़िए, टेक अ पॉज इफ यू हैवंट रेड इट टिल नाउ, और ऑब्जर्व करें कहां ये सेंटेंस जाएगा। देखते हैं जरा, क्या ये 1 में जा सकता है? नॉट रियली, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। टिमोथी श्रोडर put it succinctly in suggesting that electric light and eating in the kitchen eroded this need। This need clearly दिखा रहा है कि ये this need जो है वो इस सेंटेंस में कहीं है ही नहीं। तो फिर अगर मैं 1 में प्लेस कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, बिकॉज कोई ऐसी नीड इस सेंटेंस में नहीं बताई गई स्टूडेंट्स जिसके बाद आप कह सकें ये वाली नीड, दिस नीड। बिकॉज जैसे ही दिस नीड आएगा तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा विच नीड। तो क्या पिछले वाले सेंटेंस को, ये सेंटेंस जो है उसको 1 में प्लेस कर देंगे? नहीं कर सकते, बिकॉज अगर प्लेस होगा तो वो इस दिस नीड का आंसर जरूर दे, और वो आंसर उसके पास नहीं है। ओरिजिनल सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है सिल्वर के बारे में, उसमें कोई भी ऐसा नीड जो है डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, तो 1 में तो नहीं आ सकता है। आगे देखते हैं। एज ही एक्सप्लेन टू द ऑथर, सिल्वर व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय फ्लिकरिंग कैंडल लाइट। कह रहा है जब कैंडल लाइट में सिल्वर इल्यूमिनेट होता है ना, तो उसकी चमक जो है सामने निखर के आती है। कह रहा है लेकिन वो ना बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। वही सिल्वर जब इलेक्ट्रिक लाइटिंग से लाइट किया जाता है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल डल हो जाता है। अब तक हम क्या कह रहे हैं? सिल्वर की तो बैंड बजी हुई है, वो तो अब यार बिल्कुल डल सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक लाइटिंग स्टार्ट हो गई है, अब फ्लिकरिंग कैंडल लाइट वाला जमाना तो गया। डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस may have worked against the market, but London silver trade remained buoyant। यहां आई बात, but London silver trade remained buoyant। buoyant का मतलब उसमें क्या है? उसमें buoyancy है, उसमें force है, वो बढ़िया कर रहा है। It is alive, it is kicking, it is vibrant। क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि यार सिल्वर अभी भी उसमें मुद्दा बाकी है, टाइगर अभी भी जिंदा है, सिल्वर अभी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? सिल्वर इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पे तो प्लेस कर ही नहीं सकते थे स्टूडेंट सेकंड में, क्योंकि सेकंड में हम क्या कह रहे थे? सिल्वर की तो बैंड बजी पड़ी है, वो तो
इलेक्ट्रिक लाइटिंग के चक्कर में चमकता ही नहीं है और फ्लैट और डेड नजर आ रहा है। और यहां पे हम कह रहे थे नहीं बॉस, सिल्वर अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर अभी भी जिंदा है टाइप की बात। श्योर, ठीक है। तो यहां पे भी प्लेस नहीं कर सकते हैं तुरंत उसके बाद, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक टर्न अराउंड चाहिए जो दिखाए कि सिल्वर इज स्टिल होल्डिंग इट्स ग्राउंड, दैट सिल्वर इज स्टिल सिग्निफिकेंट, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। और वो कहां से आया, वो यहां से कुछ बॉयंट, यहां से टर्न अराउंड आ रहा है बेटा। ऑब्जर्व कीजिए, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक चेंजेस बेशक सिल्वर के अगेंस्ट उन्होंने काम किया हो, लेकिन असल में यहां ये जो बट है ना स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये 3 लेटर वाला बट और ये 3 लेटर वाला जो येट है ना, शायद इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज वो पूरा डिस्कशन जो है चेंज कर देता है। तो यहां से अल्टीमेटली ये चेंज आ रहा था। और इस बट को आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको नजर आएगा बट से पहले कहानी सिल्वर के अगेंस्ट जा रही थी कि सिल्वर की बैंड बजी हुई है। और इस सेंटेंस में हमने दिखाया है कि सिल्वर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज होल्डिंग इट्स ग्राउंड। तो ये सेंटेंस बट के बाद ही आएगा, क्योंकि बट के बाद ही कहानी फ्लिप हुई है। बट सिल्वर का ट्रेड, लंदन सिल्वर ट्रेड जो है वाइब्रेंट है, बॉयंट है, इट इज डूइंग वेल थैंक्स टू कंपटीशन ऑफ कलेक्टर्स। तो कलेक्टर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, वो डिस्प्ले सिल्वर की डिमांड है, कंपटीशन है, कंपटीशन ऑफ कलेक्टर्स सीकिंग ग्रैंड डिस्प्ले सिल्वर। और बायर्स भी कलेक्टिबल्स जो हैं लोअर एंड पे, वो कलेक्टिबल्स भी खरीद रहे हैं, मतलब डिमांड अभी है, सिल्वर स्टिल बीइंग परचेज्ड। अनदर फैक्टर, एक और फैक्टर, अब जरा ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, आंसर क्या है, आंसर 3 है। क्या सॉलिड वाला क्लू है, अब जरा ऑब्जर्व कीजिए। यहां कहा गया, पढ़िए जरा, कि सिल्वर की जो डिमांड है वो कहां कहां है, प्राइवेट हाउसेज में भी है, चर्चेज में भी है, गवर्नमेंट में भी है, डिप्लोमेसी में भी है। पढ़िए, यही लिखा हुआ ना एक तरह से कि सिल्वर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द बिजनेस, कहां, इन द बिजनेस ऑफ प्राइवेट हाउसेज, चर्चेज, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी। इसके अलावा यहां पे तो डिमांड है ही है, एक और फैक्टर है, डिमांड म्यूजियम में भी है। स्टूडेंट्स, अनदर क्लू, यहां पे 3-4 बढ़िया क्लूज थे जो बड़े आराम से आपको आंसर तक पहुंचा सकते हैं। बट ने क्या किया, फ्लिप किया, पूरे डिस्कशन को चेंज किया और इसने बताया कि एक और जगह है जहां पे सिल्वर की बहुत डिमांड है। कहां पे, म्यूजियम्स में, एक और जगह। इसका मतलब कुछ और जगह पहले बताई गई होंगी, कुछ और जगह पहले बताई गई होंगी जहां पे सिल्वर की डिमांड थी। एंड विच वर दोस प्लेसेस, प्राइवेट हाउसेस, चर्चेस, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी। तो स्टूडेंट्स थर्ड ब्लैंक में प्लेस करेंगे और आपने कहा एक और जगह है म्यूजियम में जहां अच्छी खासी डिमांड है। सो द आंसर इज बी, ऑप्शन 3। तो देख रहे हैं आप किस तरह से आप थोड़ा सा स्मार्टली ऑब्जर्व करके, बाय बीइंग ऑब्जर्वेंट, बाय यूजिंग योर एग्जिस्टिंग स्किल्स, यू कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस। आप कैट के क्वेश्चंस क्रैक कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और अगर ये तरीका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, किस तरह आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सो जॉइन अस इन द कैटलिस्ट बैच। स्टूडेंट्स, अभी हमने हमारा कैटलिस्ट बैच स्टार्ट किया जनवरी में, हार्डली 3-4 सेशंस वी हैव कवर्ड। सो द गुड न्यूज इज कि कैटलिस्ट बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो भी आपको मिल रहा है। तो फाउंडेशन बैच में वो बिल्कुल बेसिक्स, वो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल बेसिक्स जो हैं वो हमने वहां कवर किए हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं, बिकॉज मैंने कहा अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, हार्डली 2 और rather 3 sessions have been covered. Anything and everything that you require to crack CAT is going to be there in MBA पाठशाला। चाहे फिर वो लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हों या फिर 150+ टॉपिक टेस्ट। इमेजिन, लुक एट द नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट दैट आर बीइंग ऑफर्ड, 150+ टॉपिक टेस्ट। और इतने आप कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आप पूरे वेल प्रिपेयर्ड होंगे। 25 फुल लेंथ मॉक्स, इसके बाद कोई भी ऐसा सरप्राइज नहीं होगा जो कैट आपको दे सके। सो स्टूडेंट्स, सोचिए मत, अगर आप अभी फ्री हैं, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो झट से कॉल कीजिए
और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऑफ कोर्स फरवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, सो मिशन IIM बैच is getting started. Of course, the faculty members remain the same. और the good thing is कि आपके पास ये डिस्काउंट है 31 जनवरी तक. 25% डिस्काउंट याद रखिएगा, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक. तो अगर आप सोच रहे हैं फेब में ये बैच स्टार्ट करना, nonetheless, get started, submit your free and enroll in the program. और आपको वो जो हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन, उस फाउंडेशन बैच का भी एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा. सो एज आई सेड, फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, सो कॉल अपॉन दीज नंबर्स. आवर सपोर्ट टीम इज गोइंग टू गाइड यू थॉरली, कंप्लीटली. चलिए अपने सेशन को रिज्यूम करते हैं. नाउ द पॉइंट इज, और कौन से क्वेश्चंस? पैराग्राफ समरी वाले क्वेश्चंस. अच्छा, मैंने ना आपको समरी का क्या प्रोसेस है, समरी किस तरह आप आसान बना सकते हैं, ठीक है, हाउ यू कैन अप्रोच पैरा समरी, वो जो वीडियो मैंने शूट किया था, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो एक बार जरूर देख लीजिए. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, किस तरह अप्रोच करना है. तो एक बार फिर मैं कहूँगा पॉज लीजिए, और ये पैरा समरी क्वेश्चन जो आया हमारे CAT 2025 स्लॉट 1 में, वही क्वेश्चन अब आपके सामने है. जस्ट गो थ्रू इट वंस. और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे. कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं? लेट मी रीइटरेट, उस पूरे वीडियो में मैंने समझाया है. स्टूडेंट्स, वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो टॉपिक डिफाइन करें. द वर्ड्स दैट डिफाइन द टॉपिक, दोज वर्ड्स आर कीवर्ड्स. सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं, द वर्ड्स दैट आर गेटिंग रिपीटेड, दोज वर्ड्स आर द कीवर्ड्स. और वो वर्ड्स जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएं, जो ऑथर का ओपिनियन दिखाएं, जहां ऑथर ये बताए अपना फेवरेबल या अनफेवरेबल ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है. वेयर द राइटर इज मेकिंग अ जजमेंट, वेयर द राइटर says I believe in something or I disbelieve in something, I like something or I dislike something. Maybe the writer seems to be in a mood to criticize, or maybe the writer seems to be in a mood to appreciate something. तो वहां जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है राइटर को कोई चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या हो सकता है राइटर को कोई प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, या राइटर को कोई चीज जरूरी लग रही है, बेइंतहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रही है. तो वो क्या है? वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो राइटर का ओपिनियन है, राइटर का नजरिया है. तो 3 चीजें. कौन से वर्ड्स? वो वर्ड्स जो टॉपिक डिफाइन करें, वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, उनको ढूंढना है. तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है. कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स का रेपिटेशन हो रहा है, और अगर राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन, नजरिया राइटर ने यहां जाहिर किया है, तो उन वर्ड्स को भी पकड़ना है. श्योर? तो अब मैं आपको वो कीवर्ड्स जो हैं यहां पे वो दिखाने जा रहा हूं, ठीक है. और देखिए कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा. नाउ ऑब्जर्व दीज वर्ड्स दैट आई हैव प्रेजेंटेड. बात किस बारे में चल रही है? कहानी का हीरो कौन है? ज़ॉम्बी सेल्स की बात चल रही है. ज़ॉम्बी सेल्स जिन्हें बार बार लिखा गया, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स भी कहा गया, इन सेल्स को डिस्कस किया जा रहा है. श्योर? और दिखाया जा रहा है इनका रोल किसमें? एज रिलेटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में. श्योर? कि किस तरह एजिंग में ये कंट्रीब्यूट करते हैं. तो देखिए, जब भी लिखा गया एज रिलेटेड या लिखा गया एजिंग, लुक एट द रेपिटेशन स्टूडेंट्स. रिपीट हो रहा है ना वो आइडिया कि एजिंग में एज रिलेटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इनसे हो रही है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे यू आर बिकमिंग ओल्डर, एज वाला एंगल डिस्कस हो रहा है. ज़ॉम्बी सेल्स जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है कि ये कौन सा रोल प्ले करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इनका रोल है. और देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, रेपिटेशन है या नहीं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. कह रहा है जब आप यंग होते हैं, जब आपकी एज कम होती है, एजिंग की बात चल रही है ना, तो उस समय आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. वो ज्यादा इफेक्टिवली क्या करता है? इन सेनेसेंट सेल्स को, इन ज़ॉम्बी सेल्स को क्लियर कर देता है. कह रहा है लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये सेल्स क्या होते रहते हैं? एक्यूमुलेट होते रहते हैं. क्या होते रहते हैं? देखिए, रेपिटेशन ऑब्जर्व कीजिए, एक्यूमुलेट. हाँ या ना? इम्यून सिस्टम
ऑब्जर्व कीजिए, फिर आपका इम्यून सिस्टम उनको इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर पाता है। पहले क्लियर कर देता था आराम से, अब वो क्या हो रहे हैं, अब वो जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहा। और इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ज़ॉम्बी सेल्स जो हैं, ज़ॉम्बी सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन, और फाइनली क्या हो रहा है, लीड्स टू क्रॉनिक डिजीजेस। देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीजेस, यस और नो। राइटर ने क्या किया यहां पे, राइटर ने एक्सप्लेन किया। क्या राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया कि वो इस प्रोसेस के बारे में क्या सोचता है, उसको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, स्टूपिड लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ रिवील नहीं किया। राइटर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था, रादर डिस्क्राइब कर रहा था कि ये चीज कैसे काम करती है। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। और समरी कौन सी, जो इन कीवर्ड्स को एक साथ कनेक्ट कर दे। रिमेंबर, द समरी शुड कनेक्ट। वो पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, जरूर वो वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा, आपको चूज करना है। अब एक बार ऑप्शंस को देखें, टेक अ पॉज एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। व्हाट विल यू चूज, जहां पे वो सारे कीवर्ड्स, जहां पे वो सारे की एलिमेंट्स एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नजर आ रहा है कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताएं। देखिए, ये आ गया इन्फ्लेमेशन, ये आ गए हमारे ज़ॉम्बी सेल्स, कहानी के हीरो। डिस्कशन किस बारे में चल रहा था, ज़ॉम्बी सेल्स के बारे में। एजिंग, एजिंग की वजह से बताया गया था बीच में एपोप्टोसिस लेस इफेक्टिव है। एपोप्टोसिस क्या है, वो पीछे डिस्कस किया हुआ था स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ये जो एपोप्टोसिस है वो यहां पे आपको दिखाया हुआ है। देखिए, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या था, क्लियरिंग प्रोसेस था, जो एक्यूमुलेट नहीं होने देता किसको, ज़ॉम्बी सेल्स को। तो ये इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है। तो एपोप्टोसिस की भी बात है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा था। इससे क्या हो रहा है, एजिंग हो रही है, क्रॉनिक डिजीजेस हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या है, क्लियरली आंसर सी है। बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, सारे कीवर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करती हुई, सारे की एलिमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करती हुई कंप्लीट समरी। श्योर, दैट्स द आंसर। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या कुछ एंगल्स मिस हो गए, क्या कुछ एंगल्स मिस हो गए। ए को पढ़ लेते हैं एक बार जरा। सेनेसेंट ज़ॉम्बी सेल्स आर इनएक्टिव और malfunctioning cells that can be found throughout the body। कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ कि कैसे ज़ॉम्बी सेल्स का रोल है किसमें, क्रॉनिक डिजीजेस में। किस तरह एजिंग जो है, एजिंग और ज़ॉम्बी सेल्स का क्या कनेक्शन है, वो डिस्कस ही नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसमें कीवर्ड्स है ही नहीं। इनफैक्ट वो वाले ऑप्शंस जहां पे कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं बेटा, वो ऑप्शंस आर पुअर ऑप्शंस, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड। सो क्लियरली द आंसर इज सी। अब अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है तो अब आप मेरे साथ ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। इसका जो रीडिंग है थोड़ा सा डेंस है, थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है, बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस केयरफुली, अगर जो मैंने आपको सिखाया है वो कीवर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं अच्छे से। क्विक रिकैप, कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो टॉपिक डिफाइन करें, वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं जो टॉपिक डिफाइन करें, वो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो क्या कर रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, द वर्ड्स दैट आर गेटिंग रिपीटेड। एंड स्टूडेंट्स, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर नजर आया तो फिर वो वर्ड्स भी कीवर्ड्स हैं, उनको भी जगह देनी पड़ेगी, कहां पे, अपनी समरी में। नाउ look at it once again, take a brief pause over here। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। डू ट्राई इट ऑन योर ओन, टेंशन ना लीजिए, थोड़ी सी डेंस रीडिंग है, बट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको जरा इंप्लीमेंट कीजिए। नाउ लेट्स सी, देखिए यहां पे, अच्छा पिछले वाले पैराग्राफ में ना राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिवील नहीं किया था, यहां पे राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रिवील किया है। अभी देखते हैं, और वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको मैंने ये ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है। अभी आप
ने मेरे को बताना है कि यहाँ ये जो दो वर्ड्स मैंने ब्लू में मार्क किए हैं किस तरह पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं। ऑब्जर्व करते हैं किस तरह राइटर का नजरिया नजर आ रहा है, किस तरह राइटर का ओपिनियन हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए बार बार किसकी बात चल रही है, क्रिएटिविटी की बात चल रही है। श्योर, ऑब्जर्व कीजिए कितनी बार क्रिएटिविटी आया। रेपिटेशन आपको, अगर आप रेपिटेशन ट्रैक करना सीख जाएं, अगर आप रेपिटेशन पे ध्यान देना सीख जाएं, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विदाउट मच एफर्ट। कम से कम एफर्ट के साथ आप सही डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। ठीक है, देखिए कितनी बार इंस्पिरेशन आया, इंस्पिरेशन की बात चल रही है। कनेक्शन किसके बीच का, इंस्पिरेशन के बीच का और कल्चरल अप्रोप्रिएशन के बीच का। पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, कल्चरल अप्रोप्रिएशन। ये सोचिए राइटर को ये फ्रेज बार बार लिखना पड़ा, इसका मतलब राइटर के लिए फ्रेज कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस पूरे पैराग्राफ को समराइज करेंगे तो हमें ना कल्चरल अप्रोप्रिएशन लिखना ही पड़ेगा। देखो ऑब्जर्व करो, ये पूरा फ्रेज बार बार पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है और बार बार इंस्पिरेशन भी साथ में आ रहा है। हाँ है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सारी चीजें स्टूडेंट्स। देखिए जरा कल्चरल अप्रोप्रिएशन, जितनी बार कल्चरल अप्रोप्रिएशन आता है, जितनी बार इंस्पिरेशन आता है, उतनी बार ये बात पक्की हो जाती है कि इन दोनों वर्ड्स को टुवर्ड्स द एंड हमें समरी में लिखना ही होगा। श्योर। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए राइटर ने क्या कहा, राइटर ने कहा इन द डायनामिक realm ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के realm में, क्रिएटिविटी के डोमेन में आर्टिस्ट, कितनी बार आर्टिस्ट की बात चल रही है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कि आर्टिस्ट किस तरह, ये रहा आर्टिस्ट किस तरह इंस्पिरेशन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन के बीच की वो जो जमीन है उसको तय कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए यहां पे लिखा हुआ है क्रॉसिंग इनटू द टेरिटरी, इनएडवर्टेंटली क्रॉसिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन, कि अनजाने में वो इंस्पायर होते हुए क्या करते हैं, कल्चरल अप्रोप्रिएशन। मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन से मतलब क्या है, आपने क्या किया, आपने किसी कल्चर को, किसी कुछ सिंबल्स को, कुछ कल्चर को, कुछ सोशल नॉर्म्स को, कुछ सोशल ट्रेडिशंस को क्या कर लिया, उन पर कब्जा जमा लिया, उनको सीज कर लिया, उनको अप्रोप्रिएट कर लिया। श्योर। तो यहां पे आपको नजर आएगा कि ये जो टेरिटरी है वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन, इंस्पिरेशन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन में कन्वर्ट होने लग गया। कहां इंस्पिरेशन खत्म हुई और कहां कल्चरल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो गया। कह रहा है इसके बीच में ना लकीर जो है, वो लाइन जो है वो बहुत पतली है और आसानी से ब्लर हो जाती है। कहां इंस्पिरेशन खत्म होती है और कल्चरल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर इंपॉर्टेंट है, राइटर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर को ये बात एसेंशियल, बेहद जरूरी, क्रूशल लग रही है। क्या बात क्रूशल लग रही है, कि समझा जाए, किस चीज को समझा जाए, कल्चरल अप्रोप्रिएशन के इंपैक्ट को समझा जाए, कि इसका इंपैक्ट जो है वो सोसाइटल परसेप्शंस पे भी पड़ता है और पावर इंबैलेंस को भी ये चीज आगे बढ़ाती है। तो इस एसेंशियल बात को जगह देनी पड़ेगी समरी में, क्योंकि राइटर को ये चीज बेहद जरूरी लग रही है। राइटर ने कहा बॉस इंस्पिरेशन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इंस्पिरेशन तो लाइफ ब्लड है क्रिएटिविटी का। तो उसने कहा इंस्पिरेशन को छोड़ नहीं सकते कि आप ये कह दें कि इंस्पिरेशन छोड़ दीजिए क्योंकि कल्चरल अप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए। राइटर ने कहा नहीं बॉस, इंस्पिरेशन के बिना तो क्रिएटिविटी होगी ही नहीं, वो तो उसका लाइफ ब्लड है, उसी पे तो सारी आर्ट टिकी है। श्योर। तो उसने कहा लेकिन साथ में इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एसेंशियल है कि हम समझें कल्चरल अप्रोप्रिएशन का इंपैक्ट। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिए, पढ़िए, कहां ये सारे के सारे वर्ड्स कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑप्शंस थोड़े से लंबे हैं, गिव इट अ ग्लांस। कौन सी बात राइटर को इंपॉर्टेंट लग रही थी, कौन सी बात राइटर को एसेंशियल लग रही थी, राइटर का ओपिनियन क्या था, एक बार आपको दिखा रहा हूं।
ऑब्जर्व कीजिए, राइटर का ओपिनियन था कि बॉस ये चीज तो बेहद जरूरी है, इस चीज से तो मुंह ही नहीं मोड़ा जा सकता, ये चीज तो रिकॉग्नाइज करनी ही पड़ेगी। क्या कल्चरल अप्रोप्रिएशन का इंपैक्ट क्या है सोसाइटल परसेप्शंस पे, और उससे पावर इम्बैलेंस भी क्या होता है, परपेचुएट होता है, पावर इम्बैलेंस भी उससे आगे बढ़ता है। श्योर? तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं, ठीक है, हमारे पास यस कौन सा ऑप्शन है। नाउ लेट्स सी, आर्टिस्ट की बात हो रही है गाइस, द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज क्लियरली ऑप्शन ए। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या ब्यूटीफुली सारे के सारे कीवर्ड्स हमारे कनेक्ट हो गए। ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन कितनी बार लिखा गया था, इंस्पिरेशन आ गया, आर्टिस्ट आ गया, यस और नो, और राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू कि बॉस इसका इंपैक्ट सोसाइटल इंपैक्ट भी है और ये पावर इम्बैलेंस को भी परपेचुएट करता है। तो स्टूडेंट्स क्लियरली राइटर ने जो कहा कि बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक लकीर है, और इस टेरिटरी को बिल्कुल ध्यान से क्रॉस करना है, इस टेरिटरी को बिल्कुल ध्यान से नेविगेट करना है। तो नेविगेट बिल्कुल ध्यान से करना है। क्यों ध्यान से करना है? क्योंकि राइटर ने कहा था कि यार ये लकीर ना बहुत बारीक है, ये बहुत थिन है, बहुत आसानी से धुंधला जाती है, बहुत थिन सी, बहुत बारीक सी लकीर है, तो इसके बीच में कोई खास गैप नहीं है। तो इसको नेविगेट जब करें तो बिल्कुल समझदारी से नेविगेट करें। श्योर? तो स्टूडेंट्स आंसर क्या है? ए है। ऑब्जर्व कीजिए, और कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है? आई थिंक एक और ऑप्शन है जिसको आपको एलिमिनेट करना होगा, और वो क्या है? ओके, वो ऑप्शन है इनफैक्ट सी और डी दोनों ही एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आर्टिस्ट मस्ट ड्रॉ फ्रॉम from diverse cultural influences to create works that appeal to all, and this results in instances of both inspiration and cultural appropriation. Problem, यहां पे राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि किस तरह वो इम्पैक्ट डालता है, किस तरह कल्चरल अप्रोप्रिएशन का एक ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट है। पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग, पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है पूरी तरह। किसमें स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है सी में, और यही पॉइंट ऑफ व्यू आपको नजर आएगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे भी मिसिंग है। ऑप्शन डी में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है, और ऑप्शन सी में जो लिखा गया है must draw from diverse influences to create works that appeal to all. ये बात to create works that appeal to all, ये बात पैराग्राफ में नहीं थी। तो स्टूडेंट्स इसने भी सी को गलत बना दिया। सो क्लियरली द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स विद दैट आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो बैचेस हैं, महाराष्ट्र सीईटी का जो बैच है, आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज अगर आप महाराष्ट्र सीईटी के बारे में सोच रहे हैं देन स्टूडेंट्स दिस इज द टाइम, बिकॉज अप्रैल में आपका एग्जाम है, अप्रैल में आपका एग्जाम है, और ये साल का आखिरी सबसे बड़ा एग्जाम। आखिरी से मेरा मतलब क्या है? 2026 में अगर आप किसी भी स्कूल से ऑफ कोर्स एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, then this is your last big exam, जमनालाल बजाज, गेटवे टू जमनालाल बजाज। तो आप जमनालाल बजाज जा सकते हैं अभी भी, अगर आप अप्रैल में इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करते हैं। और स्टूडेंट्स स्टार्ट हो जाइए, 6,599 इज द फी। फैकल्टी मेंबर्स आप सभी जानते हैं इन फैकल्टी मेंबर्स को, तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी प्रिपरेशन कवर होगी, और इस बार हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे तैयारी लेके जा रहे हैं, बिकॉज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है महाराष्ट्र सीईटी प्रिपरेशन के लिए, उनका हम एक सेपरेट डेडिकेटेड सुपर 100 बैच स्टार्ट करेंगे। और इस बैच में आपकी एंट्री कैसे हो सकती है? इस बैच में आपकी एंट्री होगी ओनली व्हेन यू गेट अ सर्टेन मिनिमम स्कोर इन आवर टेस्ट, और उसके बाद वो जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो प्रिपरेशन का नेक्स्ट लेवल होगा, रिगरस प्रैक्टिस, रिगरस डिस्कशन, वो जमनालाल बजाज पुश जो है वो भी आपको इस बैच में मिलेगा। बट फॉर दैट यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ, बिकॉज वो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही मिलने जा रहा है।
तो उदित सर खुद इस बैच में हैं, यू नो व्हाट एल्स डू यू नीड फॉर कॉन्फर्मेशन, तो इन नंबर्स पे जरूर कॉल करें, हमारी सपोर्ट टीम जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। बट द पॉइंट इज, अगर आप सीरियस हो तो अब एक भी दिन और वेट नहीं करना है, बिकॉज इस एग्जाम में स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, कंपटीशन इज गोइंग टू बी इंटेंस। तो स्टार्ट हो जाएं बिल्कुल महाराष्ट्र सीईटी को लेके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में ऑड वन आउट क्वेश्चन है, तो फिर आई बी रियली ग्लैड। तो आपके पास ये 5 सेंटेंसेस हैं, दैट्स द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आंसर मी। ये भी 2025 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज द ऑड वन, विच सेंटेंस इज सच जो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकता। ऑप्शंस क्लोज हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक थ्रेड होता है, एक आइडिया होता है एक पैराग्राफ में, तो 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं स्टूडेंट्स, 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कुल मिला के उस एक आइडिया के साथ कनेक्टेड है, बट एक सेंटेंस ऐसा है जो उस आइडिया से थोड़ा हट के है। और आपने, जैसा मैंने कहा, मेरे को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, डोंट फॉरगेट दैट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने का अपना प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी, और आपका अगर बेस जो है वो आपको लग रहा है थोड़ा सा अभी उसको फोर्टिफाई करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, तो हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच परफेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद क्वांट पे थोड़ा सा फिर फाइट कम मारा है ऑफ लेट। 10th तक शायद क्वांट पढ़ा था, बीच में हो सकता है प्रैक्टिस छूट गई, टच छूट गया, और दे फील कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बैच स्टार्ट करने से पहले सपोर्ट की जरूरत है। सो practically it is for free, we are only charging just a nominal amount, just a token amount I should say, not even a nominal amount, it's only a token amount, ताकि आप लोग क्लासेस अटेंड करें। 27 जैन से बैच स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ उन लोगों को दिमाग में रखना है जिनका बेस कमजोर है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है आपका बेस ठीक है, सो यू कैन स्ट्रेट अवे, इनफैक्ट देन यू शुड स्ट्रेट अवे एनरोल फॉर आवर कैटलिस्ट बैच और फॉर आवर IIM बैच। तो स्टार्ट कीजिए 27 जनवरी से। और स्टूडेंट्स, इसके साथ आई विल टेक योर लीव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। इफ यू हैव liked the video, if you have understood everything, do press the like button and share it with your friends for sure. Thank you so much.